सोचिए, एक दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से लगभग कटी हुई थी। आज हम उसी मोड़ की कहानी को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस पूरे विश्लेषण में हम भारत के विदेश व्यापार के इसी जबरदस्त सफर को देखेंगे कि कैसे एक बंद अर्थव्यवस्था से निकलकर वो एक ग्लोबल प्लेयर बना। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की, इस पूरे बदलाव की बुनियाद है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, 1991 से भी पहले से, आज़ादी के बाद के उस दौर में जब भारत का एक ही आर्थिक मंत्र था, आत्मनिर्भरता। तो देखिए, आज़ादी के बाद फलसफा बड़ा सीधा था। हमें आर्थिक तौर पर मजबूत और आज़ाद रहना है, तो जो कुछ भी चाहिए वो अपने ही देश में बनाएंगे, अपने उद्योगों को बाहर के कंपटीशन से बचाकर रखेंगे। अब ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं ना, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। ये दिखाते हैं कि आज़ादी के बाद से लगभग हर साल भारत ने जितना सामान बाहर बेचा उससे कहीं ज्यादा खरीदा। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। कैसे सिर्फ 40 सालों में ये जो व्यापार घाटा था वो एक गुब्बारे की तरह फूलता चला गया और अर्थव्यवस्था पर दबाव बस बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो 1990 के दशक की शुरुआत तक आते आते ये दबाव एक बड़े आर्थिक संकट में तब्दील हो चुका था। अब हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ बड़ा और अलग करना ही पड़ेगा, एक नई दिशा चुननी ही पड़ेगी। और वो साल था 1991, एक ऐसा साल जो भारत के आधुनिक आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ बन गया। तो इस संकट से निकलने के लिए सरकार ने व्यापार नीतियों की एक पूरी नई किताब लिखी। मकसद क्या था? मकसद था अर्थव्यवस्था के जो बंद दरवाजे थे उन्हें दुनिया के लिए खोल देना। अच्छा, तो दरवाजे तो खुल गए, पर इसका असर क्या हुआ? चलिए अब ये समझते हैं कि इस बड़े बदलाव ने भारत दुनिया को क्या बेचता है, इसकी पूरी की पूरी तस्वीर ही कैसे बदल डाली। 1970 के दशक की शुरुआत में अगर हम देखें तो भारत के एक्सपोर्ट्स में ज़्यादातर पारंपरिक चीज़ें थी, जैसे खेती-बाड़ी से जुड़े प्रोडक्ट्स। और फिर 2000 के दशक के आते आते तस्वीर 180 डिग्री घूम गई। अब देखिए, लिस्ट में सबसे ऊपर हैं फैक्ट्रियों में बनी चीज़ें, केमिकल्स और हीरे जवाहरात। तो मतलब साफ है, सबसे बड़ा बदलाव यही था कि भारत अब सिर्फ खेत और पारंपरिक सामान नहीं बेच रहा था, वो फैक्ट्रियों और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रख चुका था। इसे कहते हैं वैल्यू चेन में ऊपर जाना। मतलब अब हम ज्यादा जटिल और कीमती सामान बनाकर बेच रहे थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम क्या बेच रहे थे, कहानी ये भी है कि हम किसे बेच रहे थे। हमारे खरीदार भी बदल रहे थे। कह सकते हैं कि भारत के व्यापार का जो जियोपॉलिटिकल मैप था वो पूरी तरह से बदल गया। जो ध्यान पहले सोवियत संघ और ईस्टर्न ब्लॉक पर था वो अब शिफ्ट होकर अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमीज की तरफ आ गया। और ये नंबर ये इस कहानी को और पुख्ता करते हैं। देखिए कैसे सोवियत यूनियन का हिस्सा घट गया और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारा व्यापार कितना नाटकीय ढंग से बढ़ गया। लेकिन देखिए, जब भी कोई चीज़ इतनी तेज़ी से बदलती है तो अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लाती है। और इस बदलाव ने भी भारत के विदेशी व्यापार के सामने कुछ ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी जो आज भी मौजूद हैं। तो इतनी तरक्की के बाद भी आज भी कई बड़ी रुकावटें हैं, जैसे मेड इन इंडिया की क्वालिटी को लेकर जो एक इमेज है वो एक मुद्दा है। लागत बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ब्याज हो या सामान भेजने का खर्चा। पावर और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिक्कतें हैं। और फिर सरकारी कामकाज की उलझनें और एक भरोसेमंद सप्लाई चेन की कमी, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने की ये कहानी एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उदारीकरण सफर की शुरुआत थी, मंजिल नहीं। तो भारत ने सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का कायापलट कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला बड़ा बदलाव कैसा दिखेगा और क्या भारत उन चुनौतियों से पार पा सकेगा जो आज भी उसके सामने खड़ी हैं।